औरंगजेब, मुझे ये इस्तिफसार बहुत बुरा लग रहा है, मगर हकीकत यही है कि मुझे तुम्हारी एक आखिरी ख्वाहिश पूछने के लिए भेजा गया है। आतिफ के लहजे में हद दर्जा संजीदगी भरी हुई थी। इसका मतलब है मेरी हलाकत का फैसला हो चुका है। औरंगजेब ने खुद कलामी की। उसके चेहरे पर अजियत के आसार नमूदार हुए। चंद लम्हे उसी कैफियत में गुजारने के बाद वो बोला, आखिरी ख्वाहिश तो है साहब, अगर आप मेहरबानी कर सकें तो मुझे सिर्फ 24 घंटे की भीख दे दें, सिर्फ 24 घंटे की। ये वक्त मैं अपनी बीवी के साथ गुजारना चाहता हूँ, अपनी नसरीन के साथ। जाने कब से उसके कान मेरे होंठों से निकलने वाले प्यार के दो बोलों को तरस रहे हैं। मुझे तो हराम कमाने से ही फुर्सत नहीं थी, मेरी नज़र में सब कुछ दौलत ही थी। मैं तो अपने बच्चों को भी जी भर कर प्यार न कर सका, उनके साथ खेल न सका, उन्हें बुरा भला समझा न सका। इन 24 घंटों में शायद मैं उन्हें ज़िंदगी का फ़लसफ़ा समझाने में कामयाब हो जाऊं। कहीं वो भी अपने बदनसीब बाप के नक्शे कदम पे न चल पड़े, इस रास्ते पर कदम न बढ़ा लें जहां से लौटना नामुमकिन हो जाता है। सिर्फ 24 घंटे साहब, बस एक दिन एक रात। शायद कोई बेहतरी मुमकिन हो जाए, शायद साहब, शायद। इस बारे तुझे पहले सोचना चाहिए था। सोचा था साहब, बहुत सोचा था। बुरा हो लालच ने मुझे कहीं का न छोड़ा। बहुत समझाया था मुझे मेरे दोस्त अकबर ने, मगर उस वक्त अक्ल ना आई, न समझ सका मैं। आर्जी ऐशो आराम के लिए अपनी आखिरत भी बर्बाद कर डाली, दुनिया भी हाथ ना आई। प्लीज़ साहब, ये 24 घंटे बहुत मुख्तसर टाइम है। अल्लाह आपका भला करेगा। मुझे अपने जुर्म का एतराफ़ है और उसके बदले सुनाई जाने वाली सज़ा भी कबूल है। मैं अपनी सज़ा में तखफीफ का खास कार भी नहीं हूँ, बस अपने बीवी बच्चों के साथ चंद घंटे गुजारने का ख्वाहिशमंद हूँ। यूँ भी मैं भाग तो नहीं सकता और ना ही भागना चाहता हूँ। सर, बस थोड़ी सी मेहरबानी फरमा दें, बस इतनी सी। औरंगजेब, ये मेरे बस में नहीं है। अलबत्ता उसके अलावा कोई ख्वाहिश हो तो बताओ। औरंगजेब ने हसरत भरी नज़रों से उसकी तरफ देखा और फिर बोला, सर, चंद घंटों के लिए तो भेज सकते हो ना। मैं नसरीन से आखिरी मुलाकात कर लूँ, उसको जी भर के देख लूँ। चंद घंटे। आतिफ अपने दाएं बाएं हाथ के अंगूठे और शहादत की उंगली को मिलाकर अपना माथा ठुकरने लगा। ये उसके सोचने का मखसूस अंदाज था। औरंगजेब उम्मीद भरी नज़रों से उसकी जानिब मुतवज्जो रहा। थोड़ी देर इस शुगल में मसरूफ रहने के बाद वो उठता हुआ बोला, मैं अपने सीनियर से इस बारे इजाज़त लेने की कोशिश करता हूँ। उसकी वापसी तक औरंगजेब उम्मीदों बेम की कशमकश में मुब्तला रहा। आज से अपनी बीवी बच्चों के साथ चंद घंटे गुजारने की कीमत का एहसास हो रहा था। आज उसे जितना मुआवजा तलब किया जाता वो चंद घंटों के इव्ज़ अदा करने को तैयार था, बशर्ते को इतनी रकम उसके पास होती। आतिफ की वापसी बमुश्किल एक आध घंटे में हो गई, मगर औरंगजेब के लिए ये वक्त बहुत तवील हो गया था। वैसे भी इंतज़ार को जहन्नम का टुकड़ा कहा जाता है। सर, क्या तय हुआ? आतिफ के कमरे में दाखिल होते ही वो बेसब्री से मुस्तफसर हुआ, क्योंकि मजीद इंतज़ार की सकत उसके अंदर नहीं रही थी। मिस्टर औरंगजेब, तुम्हारे लिए एक नई ऑफ़र लाया हूँ। आतिफ का अंदाज ड्रामाई था। तुम्हारी गुफ्तगू सुनकर हमने तेरी पहले वाली सज़ा मनसूख करते हुए एक और फैसला किया है। वो क्या सर? वो ये कि आतिफ ने एक हल्का सा वक्फा लिया, जो औरंगजेब को बहुत गिरां गुजरा, मगर वो सब्र से उसके दोबारा बोलने का मुंतज़िर रहा। हमने तुम्हारी रिहाई का फैसला कर लिया है। तुम हमारे साथी के तौर पर अपने दफ्तर में अपनी पोस्ट पर फायज रहते हुए काम करोगे, और ये अदाला होगा तेरे उन करतूतों का जो उससे पहले तुमसे सरजद हो चुके हैं। इस दौरान अगर तूने दोबारा दो नंबरी करने की कोशिश की तो उसका खमियाजा सिर्फ तुझे नहीं, तेरे पूरे खानदान को भी भुगतना पड़ेगा। मंजूर है? जवाबन कुछ कहने की बजाय औरंगजेब फटी फटी आंखों से उसे घूरे जा रहा था, और फिर अचानक उसके मुंह से कहका निकला, शायद मैं बैठे बैठे ख्वाब देख रहा हूँ सर, या फिर मेरे कान बज रहे हैं। नहीं, ये हकीकत है। तुमने जो समझा है मैंने वही कहा है। सर, प्लीज, अगर आप मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार सकें तो आपकी अनायत होगी, ताकि मुझे यकीन आ जाए कि मैं जाग रहा हूँ। औरंगजेब बदहवासी में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं। मेरी बात का जवाब दो। क्या तुम हमारे लिए ईमानदारी से काम करने के लिए तैयार हो? दिलो जान से सर। अगर मैं बंदा ना होता तो ये बात आपके पाँव पर गिरकर कहता, नहीं मिस्टर औरंगजेब,
इतना गिरने की ज़रूरत नहीं। अब तुमने अपने वतन की हिफाजत के लिए खुद को नामजद कर दिया है, लेकिन ये याद रहे कि उसमें तेरी जान को भी खतरा लाहक रहेगा। मेरी ज़िंदगी तो वैसे ही पूरी हो चुकी है, वो अब बीता हो गया। अब तो बकिया सांसें वो हैं जो मुझे इस मिट्टी की खिदमत का अब तो बकिया सांसें वो हैं जो मुझे इस मिट्टी की खिदमत का अफसाना मिल रही है, वो आतिफ तहसीन अमेज़ लहजे में बोला। ये बात हमेशा याद रखना, बाकी तुम्हारी गलत शोहरत अपनों और बेगानों के दरमियान में फैली हुई है, लेकिन तुमने उस शोहरत को नेकनामी में बदलने की कोशिश नहीं करनी। ज़हरन अपनी पहले वाली हालत पर कायम रहना है। जो बंदा तुम्हारे साथ सौदाबाजी करना चाहे बेफिक्र होकर हाँ कर देनी है, उसे मतलूबा माल भी मुहैया कर देना है, मगर उसके साथ साथ हमें भी आगाह रखना है। वैसे उम्मीद तो वासिक तो यही है कि अब कोई मुश्किल ही तुमसे राब्ता कायम करने की कोशिश करेगा, लेकिन तूने ज़हनी तौर पर तैयार रहते हुए मतलूब कलर के ऊपर गहरी नज़र रखनी है। उसके अलावा भी तेरी नज़र में कोई ऐसा शख्स तुम्हारे दफ्तर की किसी ब्रांच में मौजूद है तो उससे भी रवाबित बढ़ा देने हैं। मेरी बात समझ रहे हो ना? जी सर, वो मुस्तैदी से बोला। ओह सॉरी, मुझे तुम्हें खोलने का ख्याल ही नहीं रहा। पहले से हदायत जारी करनी शुरू कर दी, आतिफ नादिम लहजे में कहते हुए उसकी तरफ बढ़ा और उसकी बंदिशों को खोल दिया। मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता सर। औरंगजेब की आंखों में आंसू आ गए। आपने मुझे तौबा करने का मौका दिया, मुझे नसरीन वापस लौटा दी, मारिया और खालिद मेरी गोद में डाल दिए, मुझे नई जिंदगी अता की। मैं शुक्रिया कहकर आपकी तौहीन का मुर्तकिब नहीं होना चाहता। बस आप समझ लें कि उस वक्त मेरे जज्बात क्या हैं। तू हमारा भाई है औरंगजेब, आतिफ ने उसे छाती से लगा लिया। ये वतन, ये सरजमीन हमारी माँ है और हम तमाम उसके बेटे हैं। तू एक माँ के बेटे तो भाई होते हैं ना, तो भाइयों के दरमियान शुक्रिया कैसा? तुझे वाकई शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं। थोड़ी देर बाद औरंगजेब एक आरामदेह सोफे पर बैठा चाय पीते हुए आतिफ की हदायत को गौर से सुन रहा था। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।